अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए तालीम मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पार्लियामेंट में तौहीन पार्लियामेंट का बिल पास कर लिया गया है। इस बिल के तहत अगर कोई पार्लियामेंट की तौहीन करेगा तो उसको 6 माह तक सज़ा सुनाई जा सकेगी, 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बिल पास किया गया है, जो पाकिस्तान का मीडिया है और जो आज़ादी इजहार है, वो किस हद तक इसके ज़ुमरे में आएगा, और जो एग्जीक्यूटिव हैं उनकी पूछगछ और उनसे मुताल्लिक जो मामलात हैं वो किस हद तक संभलेंगे या बिगड़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हम बात करेंगे। नैब जो कानून है उसमें तरमीम के केस को लेकर आज समाअत हुई हैं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा जो अभी हाल ही में तरमीम की गई है कानून में और कि हुकूमत हमें फिर मुश्किल में डाल देती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुड टू सी यू कहने पर तनकीद हुई है, और हर एक को मैं कहता हूँ गुड टू सी यू, और हुकूमत हमारा इम्तिहान भी ले रही है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की है। जो उनका दौरा था कतर का और ओमान का, इससे मुतालिक उन्हें एतमाद में लिया है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कराची में हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली, रुकन कौमी असम्बली मौलवी महमूद ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ असम्बली रुकनीत से भी इस्तीफ़ा दे दिया, और ये कहा कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, वो फ़ौज के साथ साथ खड़े हैं, फ़ौज के बगैर मुल्क नहीं चल सकता है। इरशाद साहब, शुरू में मैं चाहूँगा ज़रा हम इस पे बात कर लें कि क्या PTI की विकटें गिरने का या PTI में पतझड़ के मौसम का आगाज़ हो गया है और PTI पर पाबंदी और इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए राह हमवार हो रही है? देखें, वो घर वापसी तहरीक एक शुरू हुई थी इंडिया में, तो लगता है कि अब घर वापसी तहरीक यहाँ भी PTI में शुरू हो गई है। कल वो जो तनवीर साहब थे, सरदार इलियास तनवीर इलियास, वो भी कुछ इशारे कर रहे थे, और आज ये महमूद मौलवी साहब आ गए हैं, और राह तो हमवार हो रही है। और राना तनवीर साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से वो अब कितने आगे बढ़े हैं और कहाँ जा सकते हैं। लेकिन जो कल जो मुझे दो चीज़ें महसूस हुई, एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आप मुज़ाकरात की तरफ जाएं, दोनों पार्टीज़, और मुज़ाकरात की बात करें, और दूसरा कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी बॉटम लाइन ही कहना चाहिए, वो ये थी कि जनाब कौमी इत्तेफाक राय पैदा होना चाहिए ताकि सियासी इस्तेकाम और मुआशी इस्तेकाम की मंजिल हासिल की जा सके। तो अगर तो ये मामला मुज़ाकरात की तरफ, मुफाहमत की तरफ जाता है, तो शायद फिर ये गिरफ़्तारी या नाअहली या वो मराहल नहीं होंगे, ये एक बारगेनिंग चिप होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ज़ाहिर बात है, नज़र ये आ रहा है कि नाअहली और गिरफ़्तारी होकर रहेगी। नतायज क्या होंगे इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। राना साहब, ये फरमाएं कि तौहीन पार्लियामेंट एक्ट आपने मंजूर कर लिया। एक जर्नलिस्ट के तौर पर मेरा ख़्याल ये है कि पता नहीं जुडिशरी तो काबू हो ना हो आपसे, लेकिन मीडिया इसका विक्टिम होगा, क्योंकि माजी में भी जब भी कोई कानून बना, पीका का कानून बनाया आपने 2016 में, तो उसके बाद वो जो यूट्यूबर थे या सोशल मीडिया था वो तो काबू नहीं आया, लेकिन सहाफ़ी ही उसके निशाना बने, हदफ बने। तो क्या हम ये सोचें कि अब एक अवामी इदारा जिसकी बुनियाद अवाम है, जिसकी बुनियाद तनकीद है, जिससे हर शख्स को सवाल करने का हक़ हासिल है, ये हक़ आप छीन लेना चाहते हैं? शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल आपने जो बात की है वो अच्छा है कि आपने ये क्वेश्चन किया, ताकि जो अगर कुछ ऐसे एप्रीहेंशन हैं या कोई ऐसे फियर्स हैं, जिस तरह आप साफ़ी होने के नाते आपने इज़हार किया, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। दुनिया जहाँ में जहाँ भी पार्लियामेंट्स हैं, जहाँ भी जमहूरियत है, वहाँ पे ये पार्लियामेंट को या उनके इलेक्टेड जो भी इदारे होते हैं, कांग्रेस है, सेनेट है, वो सब वहाँ पे अमेरिका में, या जो वो एक सिस्टम है, जमहूरी सिस्टम है, निज़ाम है, उसमें ये पार्लियामेंट को अख्तियार होता है। पहले भी ये था कि एक प्रिविलेज, जिसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहते हैं, उसमें
ये लोग समन किए जाते हैं, सारा कुछ होता है। अगर कोई नहीं आता तो जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके तहत वो उनको समन फिर किया जाता है, फिर अरेस्ट वारंट भी इशू होते हैं। लेकिन एक्चुअली ये जो कमी थी ये पहले होनी चाहिए थी। आज मैंने जो असम्बली में अपने जो इज़हार ख्याल भी किया उसमें मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई कि यहाँ हिस्ट्री इस तरह की है कि जो चीज़ें इम्प्रूवमेंट आई है, जैसे स्टैंडिंग कमेटीज़ थी 90 में उनका फंक्शन और ज़्यादा इम्प्रूव किया, अभी भी ज़रूरत है। और जो लॉज होते हैं वो लिविंग एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, चाहे आइन हो, कानून हो, रूल्स हो, एनी हो। टू कट इट शॉर्ट, ये जो आपके एप्रीहेंशन है वो बेसलेस है। कोई ऐसी बात नहीं, अगर कोई सहाफ़ी अपनी डोमेन में रह के, अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के एक कोड ऑफ जो कंडक्ट है या लॉज है, रेगुलेशन है, उसमें बैठ के बात करते हैं, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव तनकीद करते हैं, जो उनका हक है, होना चाहिए। लेकिन अगर वो वहाँ पे जलील करने में या तज़यीक़ करने में या कोई और भी हो, या दूसरे इदारे हैं, जिस तरह आपने बात की एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी की, अफसरान है, तो एग्जेक्टिव अथॉरिटी तो सिटिंग गवर्नमेंट होती है। अगर वो भी सम टाइम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में चले जाते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट में चले जाते हैं जी, तो उनको भी क्यों ना समन किया जाए जो एग्जेक्टिव की बात करते हैं। तो जुडिशरी का इस वक्त क्योंकि जुडिशरी के साथ मामला इस किस्म के चल रहे हैं, तो वो शायद आप समझते हैं कि शायद जुडिशरी के लिए बनाया, बिल्कुल नहीं बनाया जुडिशरी के लिए। ये ओवरऑल एक लॉ है जिसकी ज़रूरत थी। और हाउस ऑफ कॉमन में मैं आज भी बताऊं, उनके तो लॉकअप भी है, लॉकअप बने हुए हैं वहाँ पे वो 2 दिन 4 दिन हफ्ता बंद भी कर देते हैं। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है राणा साहब के बाहर जो दुनिया में होता है वो किसी कायदे कानून के तहत फिर लोग चलते भी हैं। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि फवाद चौधरी साहब की अदालत ज़मानत मंजूर करती है, वो अदालत से बाहर निकलते हैं, अदलिया अदालती अहाते से गिरफ़्तार करने पहुंच जाते हैं। अदालत ज़मानत मंजूर करती है उसकी शीरीन मज़ारी की और फलकनाज की, और वो गेट से फिर गिरफ़्तार हो जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जहाँ ऐसी एक बेएतमादी की फ़ज़ा है और मनमानी की फ़ज़ा है, उसमें क्या कोई शख्स जो विक्टिम होगा या जिसको तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया जाएगा, उसको अपील का हक अदालत के सामने भी होगा, या यही पार्लियामेंट जो है वो अदालत भी होगी और एपलेट कोर्ट भी यही होगी? नहीं, देखिए, जहाँ सज़ा होती है, पहले तो मैं आपको बताऊं जी कि आप जो बात कर रहे हैं, जो कमेटी हमारी होती है, जो प्रिविलेज कमेटी है, या कोई भी स्टैंडिंग कमेटी हो, जो असम्बली की कमेटी होती है, आज भी आपने देखा है कमेटी बनी है जिसमें 50% मेंबर्स फ्रॉम अपोजिशन, 50% गवर्नमेंट को। स्टैंडिंग कमेटीज में वहाँ पे अपोजिशन की रिप्रेजेंटेशन होती है। आपने देखा कि और परसेंटेज रेशो के हिसाब से होती है, जो असम्बली में नुमाइंदगी किसी को होते हैं उसी तरह स्टैंडिंग कमेटीज में भी होती है। अगर 60% कोई गवर्नमेंट है तो 60% उसकी होती है। आई मीन कि वहाँ भी इससे अच्छा तो है ही नहीं, अकाउंटेबिलिटी और वहाँ पे उसका एक बैलेंस है। अगर वो एक्सेस कर रही है कोई, आज भी जो लॉज बनते हैं, आज भी वहाँ पे जो चीज़ आती है तो लोग उसको चेक करते हैं। मुझे पता है, मैं मिनिस्टर बतौर मिनिस्टर जब लॉ लेके जाता हूँ तो जो मुझे ग्रिल करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो इसका वो भी खतरा नहीं होगा। सही जो बात आपने की कि फवाद चौधरी की या दूसरी, मुझे बताएं कि मैंने तो शुरू से कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये लोग एक जत्था है, ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। और फिर उनका हालत देखें कि जब भी पकड़े जाते हैं जुबानें बाहर निकली होती हैं और उनको हार्ट अटैक और हामते कामते। खुदा के लिए अरशाद साहब, पॉलिटिकल वर्कर भी इस तरह होता है क्या? पॉलिटिशियन भी इस तरह होता है? आपने इतना मुताला है आपका, आपने तारीख देखी पाकिस्तान की, चलें देख लें। यहाँ तो लीडर जो अपोजिशन में थे या गवर्नमेंट के, वो जेलों में रहे हैं। नवाज़ नसरुल्लाह हो, दूसरे लीडर्स, लॉन्ग हिस्ट्री। तो अभी PMLN जिस तरह गुजरी है, चाहे वो मुशर्रफ का दौर हो या इसका इमरान खान का, उसमें आपने देखा जुबानें बाहर निकली।
तारीखें पे जाते रहे हैं, जजों की तारीखें पढ़ती रहती हैं, 1.5-2 साल जेलों में रहे हैं जितने भी सीनियर लोग हैं। तो कभी आपने कोई परेशानी देखी, कोई माथे पे अच्छा राणा साहब, ये जो जत्था है अब इसको आप पाबंदी लगाने का कर लिए है या आप करीब पहुंच गए हैं कि जत्थे पर पाबंदी लगा दी जाए और इसको सियासत से आउट कर दिया जाए? ज़ाती तौर पे मैं आपको बताऊं, मैंने तो 1 महीना पहले कहा था कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, ये टेररिस्ट ग्रुप है। जो आज सारे बातें कर रहे हैं, कल बिलावल साहब ने बात की तो वो साबित भी हो गया। अभी जो 9 मई थी उस पर साबित भी हो गया कि ये लोग हैं क्या। मैंने कहा था इन पे पाबंदी लगाएं, लेकिन हमारे पार्टी का ये ख्याल है कि पॉलिटिकल प्रोसेस से ही इनको एलिमिनेट लोग करें, कौम करे, इनका कंडक्ट देखे, इनका सोच देखे, इनका काम देखे। जो 4 साल में गवर्नमेंट किया वो भी इन्होंने देखी, अब इनका एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी कंडक्ट देखे। तो मैं समझता हूँ कि आज में मैं समझता हूँ कि ये वो लोग नहीं है जिनको मेन स्ट्रीम में रखा जाए जी। और पॉलिटिकल ये तो लोग अजीब लोग हैं, आप देखते नहीं करते क्या है, इनकी लैंग्वेज क्या है, इनकी सोच क्या है, इनके एक्शंस क्या हैं। इन्होंने एक नया शुरू किया हुआ है कि वो तो हमने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो पता नहीं कौन आए थे, खिलाई मखलूक आ गई थी, वो कोर कमांडर के घर पे। अच्छा राणा साहब, मामला ये है, सवाल ये है कि कल आपने एहतजाज किया रेड जोन में, लोग भी आप निकाल लाए, मरियम साहिबा भी मुखातिब हुई, मौलाना भी हुए। एक तो ये रेड जोन में एहतजाज क्या नई रीत आपने डाल दी, कल को कोई और आना चाहेगा तो उसके लिए भी इसी तरह फ्लोर ओपन होगा। और दूसरा, इससे आपने मकसद क्या हासिल किया? क्या मकसद हासिल हो गया था कि धरना कल ही ख़त्म कर दिया मौलाना ने? नहीं, देखें बात यह है कि एक बात निकल पार्टी पॉलिटिकल हमारी पार्टीज में बात होती थी कि आप जो गवर्नमेंट है वो साइड पे रहें। ये गलत तस्सर जा रहा है कि एक मैदान है जो एक बंदे को, जो एक फाशिस्ट और मामराना सोच रखता है, जो हम समझते हैं कौम और मुल्क का दुश्मन है, वो किसी और एजेंडे पे काम कर रहा है, इमरान खान। तो उनको एक खुला मैदान दिया हुआ और पॉलिटिकली एक जत्था है, 10, 15, 20, 200, 400 बंदा जाता है और वो रोड ब्लॉक कर रहा है। वो उन्हें बताएं कि ये पॉलिटिकल फोर्स बड़ी इधर है जी। और इसलिए एक वो डेमोन्स्ट्रेशन थी, एक रिफ्लेक्शन थी कि ये असल पॉलिटिकल फोर्स है जो पॉलिटिकल पार्टी सही है। राणा साहब लेकिन जी ठीक है राणा साहब, एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है उससे खिताब किया है। उन्होंने कहा कि ये इजलास पाक फ़ौज के साथ वाबस्तगी का इजहार करता है। जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं उसमें कानून अपना रास्ता लेगा और मुजरमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। राना तनवीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी पहले भी हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, आप नहीं समझते कि हुकूमत में होते हुए और बतौर सियासी जमात भी आपने जो रीत डाल दी है रेड जोन में एहतजाज की, ये कल आपके लिए मसाइल पैदा करेगी और कल कोई और आएगा तो फिर आप उसको कैसे कहेंगे कि कानून उसमें इसकी इजाज़त नहीं देता? ठीक है, मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल मेरा हाल 2-3 दफ़ा कोशिश की मौलाना साहब से भी, और हमारे सीनियर कोई मिनिस्टर गए और उन्होंने उनसे मीटिंग करके कहा कि आप रेड जोन नहीं बल्कि आप एक ख़ास पॉइंट जो पीछे कोई था पॉइंट उस पर उन्होंने कहा वहीं पे आप धरना देना है, जो भी करना है वो आपका हक है, इधर ना आए। लेकिन वो स्केटर्ड जो थे थोड़े जो उनके थे ग्रुप्स आते रहे और वो इधर एंटर होते गए। यहाँ पुलिस भी थी, सारा कुछ था, और उन्होंने जिस तरह होता है कोई ना खुशगवार वाक़या पेश ना आए तो शायद उन्होंने उस हद तक वो नहीं काम किया, क्योंकि पुरसकून एक मामला था। तो उसमें उन्होंने यही मनाज़ समझा कि बजाय कोई तशद्दुद किया जाए या तशद्दुद से फोर्स से रोका जाए, पुलिस के या कंस्टेबलरी वहाँ पे थी, मैंने खुद देखे हैं गुजरते हुए। तो गवर्नमेंट का तो वही था जो गवर्नमेंट का एक फ़र्ज़ है, उसने पूरा किया। लेकिन वो जलसा किया, मेरा ख्याल है
मेरे ख्याल में ज़रूर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की जो एक दिन होता है वहाँ पे रोड ब्लॉक लोग कर देते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं होता जब फिर बाद में ज़रूर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की कोई FIR वगैरह दर्ज होती है। मौलाना पे पर्चा देंगे राना साहब और मरियम नवाज साहिबा पे भी? मौलाना साहब हों लेकिन जो भी हों, लेकिन मैं समझता हूँ 144 की खिलाफ वर्जी हुई है तो उस पर कानूनी तौर पे जो भी बनता है वो करना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ भी पर्चा होना चाहिए फिर? यार मैं ये नहीं, फैसल बात ये नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि एक वायलेशन हुई है, वो खुद देख लेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि किसने की है, किसने क्या क्या रोल था, तो वो देख लें। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि असूली तौर पे ये उसूली तौर पर आप समझते हैं कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हुई और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा राना साहब, ये फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, एक बार फिर कहा कि जी तमाम स्टेक होल्डर बैठे मुज़ाकरात करें, कोई लाहे अमल तय करें, सियासी इस्तेकाम। फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने भी यही कहा कि तमाम स्टेक होल्डर मिल बैठ कर इत्तेफाक राय पैदा करें ताकि इकॉनमी बेहतर हो, सियासी इस्तेकाम आए। तो आप तहरीक इंसाफ को स्टेक होल्डर समझते हैं और क्या मुज़ाकरात का कोई नया दौर शुरू होने लगा है? देखें वर्षाद साहब, इसके दो पहलू हैं। एक तो वो है जो सुप्रीम कोर्ट कहती है, पहले भी उसने कहा, लेकिन हम एक सियासी और जमहूरी लोग हैं। आपने हमारा पास भी देखा है, हमारी जदोजहद भी देखी है जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए या निज़ाम को मजबूत करने के लिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया, सारा कुछ हुआ। तो अगर उस पर आप बात करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा जो एक किरदार है पॉलिटिकल वो आपके सामने है। हम तो यकीन रखते हैं कि बातचीत की जाए, बातचीत के जरिए मामला तय किया जाए, लेकिन जो हमारे मद्दे मुकाबल लोग हैं वो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, वो ज़हन नहीं रखते। और उन्होंने हमने कोशिश भी की और पिछले 4-5 साल जो पीछे हुकूमत थी उनकी एज ए अपोजिशन भी हमने हर तावन की, हर कदम बढ़ाने की उनकी तरफ कोशिश की ताकि जो एक होता है तरीक़ेकार जमहूरी और सियासी अमल का हिस्सा होता है उसके मुताबिक चला जाए। लेकिन हर दफ़ा आगे से गालियां और चोर चक्के की बात सुनी। अब भी इमरान खान का आपने देखा, जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली दफ़ा कहा तो उसने कहा जी अगर 14 मई को इलेक्शन पे बात कह दें, हाँ कर दें तो हम बात करते हैं, वरना आज से ख़त्म डायलॉग कर, कोई नहीं मेरा बंदा जाएगा, जो वो कमेटी एक बनी हुई थी। तो कहने का मकसद है कि इन जत्थों के साथ, इन टेररिस्टों के साथ बैठ के बात करें, जिन्होंने अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की आपने तकरीर सुनी, जिन्होंने किसी सिविलियन साइड पे किसी को कोई अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी रोड पे कोई मकान या दुकान पे उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, वो सीधे गए हैं फौजी अमलाक जितनी भी थी, चाहे वो इंस्टॉलेशन थी, चाहे वो घर थे या GHQ था। आप समझते हैं पाकिस्तान। अच्छा राना साहब हम क्या कंडक्ट था, मुझे ये तो बता देना जी। अच्छा राना साहब चुन के उस जगह पे क्यों गए हैं? ये सही है राना साहब, ये क्या कोई ये बताइएगा हमारा राना साहब मीर तक पहुंचा रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ जी। अच्छा राना साहब ये बताइएगा, कर रहे थे राना साहब ये बताइएगा, अब पार्लियामेंट में कमेटी की मंजूरी दी गई है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रेफरेंस लाने के लिए, इस पर काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये रेफरेंस आप कब तक जमा करवा देंगे? मेरा ख्याल है जल्द से जल्द होना चाहिए, लेकिन देखें हर शख्स को कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है, किसी माशरे का हिस्सा होते हुए, किसी मुल्क का शहरी होते हुए, किसी अदारे का हिस्सा होते हुए, कोई किसी पोजीशन में होते हुए रेगुलेट करती है, कोई उनको सोशल जो होती हैं वो सोशल वैल्यूज़ वो कंट्रोल करती हैं, हमें लॉज करते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का या आला अदलिया का जज कानून से बालातर होता है? क्या वो आइन की दजियाँ बखेर दें, कोई इंटरप्रिटेशन गलत करें, वो रीराइट कॉन्स्टिट्यूशन कर दें, वो डिक्टेटरों को 3-3 साल दे दें और एक हिस्ट्री है पूरी, उनको कोई पूछने वाला ना हो, कोई पूछ ही नहीं सकता इस दुनिया में। ऊपर अल्लाह मियाँ के पास तो जाएंगे ना, वहाँ साहब देंगे, सारे देंगे, जज ज़्यादा साहब देंगे, क्योंकि जो काजी होता है उसका तो जिम्मेदारी करोड़ों गुना ज़्यादा हो जाती है जो आप और मैं और सारे लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं रेफरेंस, कोई और मोड होना चाहिए कि रेफरेंस सुप्रीम को काउंसिल में जाना, जुडिशल सुप्रीम काउंसिल में, लेकिन ज़रूर बिल्ट इन सिस्टम हो हर ग्राउंड इस रेफरेंस का। राना साहब जो आप जुडिशियल एक्टिविज्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं
वो तो एक पॉलिटिकल ग्राउंड लगता है, किन ग्राउंड्स पे ये रेफरेंस होगा जरा वो भी तो बता रेफरेंस राणा साहब, रेफरेंस फैसलों पर तो नहीं होता ना, वो तो आप उनके मिसकंडक्ट पर देंगे, उनकी कोई करप्शन पे होगा। साबित हुआ तो भेजेंगे ना। मेरी बात सुने जी मिसकंडक्ट और होता क्या है, हमारी नजर में तो मिसकंडक्ट हुआ है। जी गुड टू सी यू, बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। जी इनको और क्या होता है मिसकंडक्ट? एक चीफ जस्टिस किसी अदालत का ये बात कहे, फिर वजाहतें पेश करे, मैं तो हर एक को कहता हूँ, फिर सारे पिटीशनर जो जाते हैं उनको कहें। जी तो मैं समझता हूँ कि नहीं, अगर मिसकंडक्ट ना हुआ तो हम कौन सी को करने जा रहे हैं? अगर कोई रेफरेंस आएगा तो उसको ना करें, सही। लेकिन जो बिल्ट इन सिस्टम है वो खराब कर रहे हैं। अच्छा। हर अदारे ने अपना अपना बिल्ट इन सिस्टम बनाया हुआ है। सही। वो अगर बेचारे हैं तो सियासतदान हर अदारे के सामने चढ़े होते हैं। जी ये तो कहते हैं हमारा तो अपना जुडिशियल काउंसिल। राणा साहब, पिछले साल जब इमरान खान की हुकूमत थी और वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रहे थे तो उनके MNAs आपसे रब्ता करते थे और फिर 20 लोगों ने पार्टी छोड़ी भी मरकज़ी सतह पर। अब जबकि ये वाक़यात हो चुके हैं और महमूद मौलवी का इस्तीफ़ा आया है तो कुछ और लोग भी आपके साथ राब्ते में भी हैं जो कहते हैं कि जी ठीक है, हम पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप हमें कबूल करें। कोई ऐसी भी सूरत हाल है? देखिए, 2-3 इसमें चीज़ें हैं, पॉलिटिकल भी हैं और दूसरी भी हैं। जिस तरह मौलवी महमूद साहब ने किया है वह सच्चे एक पाकिस्तानी के तौर पे उन्होंने जो महसूस किया वो किया, लेकिन कुछ वो लोग भी हैं जो इंतहाई उनका जो मतमैन नज़र है वो सिर्फ MNA MPA बनना है। अच्छा। कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिले जैसे वोटों में मिल जाएं, चाहे पाकिस्तान के दुश्मन जमात ही क्यों ना हो, और दूसरी जमातों में उनके लिए गुंजाइश भी नहीं है। अच्छा। ये मैं आपको ऐसे एक पार्टी का रुकन होते हमें पता है एक वक्त था, ये 2018 से पहले नंबर 1 ऑप्शन PMLN थी। लोग हमारे पास आते थे हमें टिकट दें, और इनकी गवर्नेंस जब ये इनकी हुकूमत थी उस वक्त ये 20 या 32 लोग हमारे रास्ते में थे, वो यही बात करते थे कि टिकट हमें दें। ठीक। तो वो ऑप्शन नंबर 1 PMLN था। जी। अब जब हमारी हुकूमत आई तो महंगाई की वजह से, जो कि इनकी दी हुई थी पिछली इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से, वो जब अवाम में कुछ थोड़ा हमारे खिलाफ वो आया, एक चीज की महंगाई बहुत कर दी है, तो वो इसके साथ चिमट गए। अब मैं समझता हूँ कि लोगों को कुछ ख्याल करना चाहिए। रियासत है, पाकिस्तान है, मुल्क है, उसके लिए हमें। अच्छा राणा साहब एक फरमाएं कि ये कल जो आपने 30 रुपये रिलीफ दिया है आवाम को डीज़ल में और 12 रुपये पेट्रोल में, ये आप नए इलेक्शन में जा रहे हैं, ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है आपका? या ये भी बता दें कि IMF तो इसके खिलाफ था, फिर ये कैसे हो गया, ये कैसे रिलीफ दे दिया आपने? मैं आपको बताऊं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना इरशाद साहब जी, आपकी सोच तो इधर ही जाएगी या जानी भी चाहिए, इसमें कोई ऐसी नहीं, लेकिन मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ कि कुछ रिलीफ की गुंजाइश मिली, बाहर प्राइसेस ऐसी हुई तो रिलीफ दिया, और रिलीफ भी ऐसा दिया है कि जो पीछे अनप्रेसिडेंटेड है। 2-3 बढ़ाना, 2-3 का रिलीफ देना रुपए का, ये 30 रुपए का रिलीफ है, 12 रुपए का रिलीफ है, 11% ये रिलीफ है। तो मैं समझता हूँ कि मैं यकीन से कहता हूँ कि आइंदा भी जहाँ जहाँ गुंजाइश होगी अवाम को, कौम को रिलीफ दिया जाएगा। दूसरा बिल्कुल इस पे आप दूसरी बात ही ना करें। नहीं, क्या IMF मुतमईन रहेगा इससे? नहीं, IMF को जब बताते हैं कि ये सूरत हाल है तो उनको क्या इतराज हो सकता है? तो पहले कौन सा IMF ने हमें बड़े फुल बूटर डाले हुए हैं, जो उन्होंने 6 महीने पहले साइन कर दिया था प्रोग्राम, जो उन्होंने नाच नचा रहे हैं, क्या उसमें अपने लोगों को जो रिलीफ बनता है जायज़ और मुनासिब वो भी ना दें? PMLN, उनकी लीडरशिप, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और PMLN। अच्छा, IMF राणा साहब, IMF अगर जी राणा साहब IMF अगर मज़ीद डिले करता है तो हुकूमत पाकिस्तान को कहीं और से उम्मीद है या किसी से कोई बात हो चुकी है कि वो पाकिस्तान की मदद को आएगा? बिल्कुल, हमारे दोस्त मुबारक हमारे साथ हैं, जो इमरान न्याजी की वजह से पीछे हट गए थे। अब आपने देख ही लिया है कि जो हमारे दोस्त मुबारक हैं, जो उनके तारीखी हमारे तलकात हैं, वो सब हमारे आगे बढ़े हुए हैं और उन्होंने हमारा हाथ थामा हुआ है इस मुश्किल वक्त में, जो कि दोस्तों का हक है। तो मैं समझता हूँ
आज तक जिसको ये कह रहे थे कल डिफ़ॉल्ट होगा, परसों होगा, अल्लाह ताला के फजल से आज तक पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और डिफ़ॉल्ट का दूर दूर तक भी कोई ख़तरा नहीं है। जी तो जी बिल्कुल आप देखेंगे कि आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतर चीज़ें आपको नज़र आएंगी। जी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, खैर हम भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आगे ही बढ़े और पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल हों। मौलवी महमूद साहब, आज पतझड़ का मौसम जो लगता है कि शुरू हो रहा है और उसमें पहला पत्ता गिरा है। कल जो आपने सरदार तनवीर इलियास साहब का जिक्र किया, तनवीर इलियास साहब उस्मान बुज़दार साहब की फेवर में बात कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब से जो सबसे बड़ी विकेट गिरने वाली है वो उस्मान बुज़दार साहब की नहीं, आने वाले दिनों में वही कहीं कह रहे हो जी मैं मासूम और मैं मज़लूम और मेरे से ये सब करवाया गया और अब मैं यहाँ नहीं हूँ? ये तो अब मुझे नहीं मालूम कि उस्मान बुज़दार साहब कोई वफ़ादारी तब्दील करते हैं या नहीं, लेकिन अभी तक तो ख़ान साहब ये कहते हैं और उनके लोग समझते हैं कि उस्मान बुज़दार एक वफ़ादार सियासी कारकुन साबित हुए। और लेकिन अगर उस्मान बुज़दार ने पार्टी छोड़ी ना, ये मैं आपको बताता हूँ कि पीटीआई के कारकुन बहुत खुश होंगे, क्योंकि 2-3 शख्सियात ऐसी हैं जिनमें उस्मान बुज़दार साहब भी शामिल हैं, जिन्हें कारकुनों में पहले भी पजीराई हासिल नहीं थी लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं है, और वो समझते हैं कि ये लायबिलिटी हैं। और ख़ान साहब के जिन फ़ैसलों पर उनके कारकुन कभी मुतमईन नहीं हुए, उनमें एक ये फ़ैसला भी था उनको वज़ीर आला बनाने का और उनको बरकरार रखने का और उनकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब करने का। आपको पता यानी आप कह रहे हैं कि बुज़दार साहब अगर पार्टी से निकल जाते हैं तो पीटीआई को फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है? नहीं, पीटीआई को ये मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई को फ़ायदा है या नुकसान, ये मैं बहस नहीं कर रहा। कारकुन सजदा शुक्र अदा करेंगे। 1-2 लोग और भी हैं जो अगर पार्टी छोड़ेंगे तो नफ़ा नुकसान की बात और है, लोग बड़े खुश होंगे कि यार जनाब चलो बोझ अलग। अच्छा, 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो 23 मई को होने जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन एक फ़ैसला देगा कि जो पीटीआई की ममनुआ फंडिंग है या फ़ॉरेन फंडिंग है वो ज़ब्त होगी या नहीं। दूसरा, तौहीने इलेक्शन कमीशन में इमरान खान को ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया है 23 मई को ही। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब पेश होंगे या इसकी जो कानूनी निकात हैं वो उस पर भी बात करेंगे? राजा आमिर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, माहिर कानून हैं। राजा साहब, थैंक यू वेरी मच। राजा साहब, ये बात चल रही थी तो यहीं से हम आगाज़ करेंगे। एक तो तौहीने इलेक्शन कमीशन की जो तलवार है वो लटक है। कुछ कानूनी मुबस्सिरीन कहते हैं कि इस पर नाअहली भी हो सकती है, और इमरान खान अगर ज़ाती हैसियत में पेश नहीं होते तो क्या सर्कमस्टांसेस हैं जो उन्हें फ़ेस करने पड़ेंगे? देखिए, तौहीन अदालत जो आर्टिकल 204 है वो इससे इंतहाई मुख्तलिफ है कि जो कि ये पावर्स दी हुई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस ज़ुमरे में नहीं आता कि जिसको अदालत कहें। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी रूलिंग दे चुकी है कि जो उनसे इलेक्शन कमीशन है उसको इख्तियार नहीं है कि वो किसी को सादिक और अमीन डिक्लेयर करे या ना करे। तो इस वजह से इनकी अगर ये तौहीन अदालत लगाते भी हैं तो वो ऑलरेडी मेरे ख्याल चैलेंज है और चलती रहेगी, और कोई उसमें ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि जिसकी तरफ वो बढ़ें। और जो हमारा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 2003 वो इस पे अप्लाई होता है, इस पे भी खामोशी है। तो इट्स ए केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और ये चैलेंज होगा। और एक चीज़ है कि अगर वो बुलाते हैं तो उन्हें जानना चाहिए, या फिर ये है कि उन्हें जौन सा है स्टे ले लेना चाहिए। गालिबन वो मैं ख्याल स्टे के लिए उन्होंने अप्लाई किया है या नहीं, कोई भी हाई कोर्ट इसको स्टे कर देगी। और ये जब तक ये डिसाइड नहीं होता ये कानून की ये है क्या भला, क्योंकि इस मुल्क में अब पहले तो इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। कभी वो किसी चीज़ को प्रोहिबिटेड फंड को वो कह रहा था कि ये फॉरेन फंडिंग है, कभी बात हो रही थी तोशा खाना की। इलेक्शन कमीशन को जो इख्तियार नहीं था कि जनाब आप तोशा खाने का कोई केस क्रिमिनल लॉन्च कर सकते हैं, वो उन्होंने लॉन्च करवा दिया। उसमें मसला कुछ भी नहीं था कि जी आपने 1 साल के गोशवारे में उसका इंदराज नहीं कराया, अगली दफ़ा होगी, ये भी नहीं। तो इलेक्शन कमीशन जो बाज़ाहिर लग रहा है कि वो
क्योंकि थोड़ा सा इंक्लाइंड है पीडीएम की तरफ, तो वो उसी नैरेटिव के साथ चल रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वो इन तमाम इश्यूज़ को देख रहे हैं और ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़रिए अगर वो इमरान खान साहब को डिप्राइव करना चाहते हैं, नाअहल करना चाहते हैं, और अगर वो जो मरीम बीबी कहती हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, कभी तो नैब को मिसयूज़ कर रहे हैं, अभी मिसयूज़ करके एक अनलॉफुल वारंट्स के ज़रिए अरेस्ट करने की कोशिश की, वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी। तो जब वो ख़त्म हो सकती है तो ये उनका लेवल प्लेइंग फील्ड जो उनसा है कि नाअहल करा के सलाखों के पीछे डाल के फिर इलेक्शंस की तरफ जाना, ये गालिबन मुमकिन नहीं है। इलेक्शंस अच्छा, में तो जाना पड़ेगा, ओपनली जाना पड़ेगा। आमिर अब्बास साहब, एक तो तौहीन इलेक्शन कमीशन, पहले तौहीन अदालत होती थी, तौहीन इलेक्शन, अब तौहीन पार्लियामेंट का भी एक कानून आ गया और उसमें जो अभी तक तफसीलात सामने आई वो ये है कि इसको किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। तो एक कानूनदान के तौर पर आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या पार्लियामेंट, एक तो था इस्तेहकाक का कानून था, उसकी मौजूदगी में तौहीन पार्लियामेंट का कानून मीडिया पर क्या असरात मुरतब करेगा, ब्यूरोक्रेसी पर क्या असरात मुरतब करेगा, और अदलिया का इसमें क्या नुक्ता नज़र होगा या इस पर रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, अब जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इट इज सपोर्टेड एंड बैक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 204 है, आईन पाकिस्तान ये कहता है, और फिर उसके नीचे जो है कानून बना है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2003, तो उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है। अब ये बना रहे हैं कि जी खुद से एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए कि जी तौहीन पार्लियामेंट, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा तो फिर उसमें एक शिक होनी चाहिए कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त मौजूद हैं, इन्होंने जो बेतौकीरी की हुई है इस वक्त पार्लियामेंट की, तो इनके ऊपर तो डायरेक्टली ये तौहीन अदालत कुछ ऐसा हो कि जी पहले तो इन पे लगना चाहिए कि ये खुद पार्लियामेंट की बेतौकीरी कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, और अगर ये रिस्पेक्ट गेन करना चाहते हैं और पार्लियामेंट की, वो अपने कामों से करें, वो उस कानून साजी से करें जो गरीब के लिए हो, जो कि एग्रीकल्चर के लिए हो, जो कि बिजनेस के लिए हो, जो कि एक्सपोर्ट्स के लिए हो। अब ये एक उन्होंने फस्तानियत की तरह एक कानून बना दिया कि जनाब तौहीन पार्लियामेंट हो गया। व्हाट इज तौहीन पार्लियामेंट? जब एक आदमी पार्लियामेंट में आता है, वो इलाके से वोट लेके आता है, दुनिया में जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उनके खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ, और जो पार्टीज होती हैं पार्लियामेंट में उनके खिलाफ एजिटेशंस होते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी होती है। और अफसोस की बात है कि ये जो कानून साजी कर रहे हैं तौहीन पार्लियामेंट, ये पूरी की पूरी पीडीएम कल आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर नजर आई, एंड दैट इज सो अनफॉर्चुनेट के तौहीन अदालत जजेस को गालियां निकाल रहे हैं, जजेस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और इनको शर्म नहीं आती कि ये तौहीन पार्लियामेंट का इस किस्म का कानून बना रहे हैं। जी राजा साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर और रेड जोन पे जो एहतजाज की बात है, ये बार हमने क्वेश्चन उठाया है, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से या पीडीएम की तरफ से मौक़िफ़ आता है, ये रेड जोन में तो एहतजाज की रीत वकला ने डाली थी जब इफ्तिखार चौधरी को माजूल किया गया था। तो ये कोई नई रिवायत तो नहीं है बकौल उनके, वो तो कह रहे हैं कि ये तो पहले से मौजूद है, वकील भी यहाँ पे एहतजाज करते रहे। देखिए जी, दो बातें हैं। एक तो ये जो कानून साजी हुई है, इतने अफसोस की बात है कि एक तरफ ये जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड रूल्स रेगुलेशंस की अमेंडमेंट, उसमें इनका सबसे बड़ा ग्राउंड है कि जी आर्टिकल 184(3) में जब फैसला होता है तो उसकी अपील नहीं, उसमें ये अपील का राइट देना चाह रहे हैं, अपील का हक देना चाह रहे हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं उसके तहत। और यहाँ पे जो खुद से कानून साजी कर रहे हैं उसमें उन्होंने अपील का राइट ही नहीं दिया। ये बता रहा है कि जी इनकी मुनाफिकाना सोच क्या है और ये किस किस्म का विजडम है जो लेजिस्लेशन के पीछे। अब ये बात करते हैं कि जी वकला 144, आप बताइए कि जी वकला अगर नारेबाजी करते थे तो वो उनके खिलाफ गो मुशर्रफ गो का अगर नारा लगता था तो उसके पीछे क्या था कि मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बालों से पकड़ा था, आपको याद होगा, बालों से पकड़ के खींचा था और कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि रेड जोन तो यही था ना राजा साहब। अब बात ये है जो भी उस वक्त हालात थे, रेड जोन तो यही था ना। अब ये जवाब आप समझते इसमें जान है कि रेड जोन में एहतजाज क्यों किया?
देखिए, रेड जोन में अगर दफा 144 की अगर खिलाफ वर्जी की वकीलों ने, तो आपने देखा होगा कि वकीलों के सर भी फाड़े पुलिस ने रोका, पुलिस ने आंसू गैस की, अली अहमद कुर्द का सर फट गया, लतीफ खोसा का सर फट गया इसी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे। लेकिन यहाँ तो हमने देखा कि पुलिस वाले फैसिलिटेट कर रहे हैं, जैसे कोई बारात जब आती है तो फूल की पत्तियां निसावर कर रहे हैं, सीडीए के ट्रक वहां पे पानी दे रहे हैं। तो भले से खिलाफ वर्जी अगर कोई होती है तो कम से कम कानून नाफिज करने वाले अदारे, उन्होंने रोका उनको, क्या उन्होंने किसी को कहा कि यहाँ पे नहीं होते? पर्चे कटे वकीलों के खिलाफ, आपके इल्म में है, मुख्तलिफ दूर दूर जेलों में वकीलों को डाला गया, एक को मियाँ वाली डाल दिया, एक को उधर। आप बताइए कल के इंसिडेंट में किसको जेल में डाला, किसके खिलाफ कोई 144 का 188 का पर्चा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। दिस वाज अ प्री प्लान्ड, और वकला कर रहे थे हुकूमत के खिलाफ। ये किसके खिलाफ कर रहे हैं एजुकेशन? अच्छा राजा साहब ये अब कल एक कमेटी बन गई है पार्लियामेंट की जो चीफ जस्टिस साहब और उनके साथी जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करेगी। पहले जब इफ्तिखार चौधरी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस गया, फिर काजी फ़ायद ईसा साहब, तो बार जो थी मुत्तहद और मुत्तफ़िक होकर उन जजेस के साथ खड़ी थी और मुखालफत की उन रेफरेंसेस की। अब अगर ये रेफरेंस दाखिल होते हैं तो वकला बिरादरी का बहैसियत मजमूई रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्योंकि बार तो हमें तकसीम नज़र आ रही है, सुप्रीम कोर्ट बार और बार कौंसल ही आपस में लड़ रहे हैं, अदालत में जाके एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात किए हुए हैं। ये आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की कि जब पहले दो हुए थे, एक तो ज़हन में ये रखने की बात है कि जो रेफरेंस होता है वो खाली इस बात पे नहीं आ सकता कि हमारी मनपसंद फैसले नहीं दे रहे। अगर चीफ जस्टिस साहब या कासिम सूरी का फैसला दिया तो यही चीफ जस्टिस साहब दुनिया के सबसे लायक फायक, सबसे ऑनेस्ट और सबसे जिसको कहते हैं कि जी जुडिशल माइंड अप्लाई करते थे, और इन्हीं की तारीफ और मिठाइयाँ तकसीम हुई। आज जब उन्होंने ये फैसला किया तो इनको सबसे बड़ा ग्राउंड ले रहे हैं कि उन्होंने जी इमरान खान साहब को कह दिया कि जी आपको देख के खुशी हुई। मैं इसी सुप्रीम कोर्ट में इसी कमरे नंबर 1 में बैठा हुआ था जब कासिम सूरी का केस था और मियां शहबाज शरीफ को बुलाया गया था। और मियां शहबाज शरीफ उस वक्त एक मुल्जिम थे, बेल पे थे और उनके खिलाफ केसेस थे, और उन्होंने आके एड्रेस किया और चीफ जस्टिस साहब ने उनको खुशामदेद कहा। बिलावल भुट्टो आए, उनके खिलाफ भी नैब के बहुत से केसेस थे, इनसे बहुत मजबूत केसेस थे और करप्शन के बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस थे, उनको खुशामदेद कहा। कोई 10 दिन पहले की बात है, मेरी आंखों के सामने ख्वाजा साद रफीक आए। ख्वाजा साद रफीक ने जब ये पॉलिटिकल पार्टीज आई थी इसी केस में, इलेक्शन वाले में, तो ख्वाजा साद रफीक को भी चीफ जस्टिस ने बहुत प्यार से कहा जी खुशामदेद, हम आपको खुशामदेद कहते हैं। तो अगर ये वो किसी को इज्जत देते हैं या उनका ये थोड़ा सा तरीकाकार है तो इसको समझ के क्या ये मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है? कतन मैं समझता हूँ ना कोई वकला जितने भी डिवाइड होंगे वो इस बात पे कभी रेफरेंस की तरफ नहीं जाएंगे और साइड लेंगे कि जनाब आपने किसी को खुशामदेद कह दिया या कि जनाब आपके फैसले जो से हमारी पसंद के नहीं। ये रेफरेंस अगर मैं तो पहली बात समझता हूँ ये भेजेंगे ही नहीं, क्योंकि वजीर कानून खुद कानून को जानते हैं और उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जजमेंट पढ़ी होगी। और रेफरेंस आने के बाद पहला काम ये होता है कि उसको चैलेंज कर दिया जाता है और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में चैलेंज हो जाता है कि ये रेफरेंस गलत आया है और उसी में उसको किल कर दिया जाता है। वो जो आएगा रेफरेंस, फिर सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बनेगा, उसको चैलेंज किया जाएगा। राजा साहब अगर ये चैलेंज होता है तो ये बेंच कौन बनाएगा? चीफ जस्टिस साहब खुद बनाएंगे या सीनियर मोस्ट जज बेंच तश्कील देगा, और उसमें कौन लोग होंगे? देखिए, अगर रेफरेंस आता है, चैलेंज होता है, तो बेंच बनाना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ही इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। वो भले से खुद उस बेंच में ना बैठे क्योंकि वो खुद नहीं बैठेंगे, लेकिन बेंच की जो तश्कील होगी वो कोई चीफ जस्टिस साहब लाहौर से या कराची से लोगों को उठा के नहीं बिठाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही उन बेंचेस में बिठाएंगे और उन बेंच में जो फैसला होगा, और नॉर्मली ये 5 या 7 मेंबर्स का बेंच होता है, लार्जर बेंच होता है, और वो देखेंगे
कि ये रेफरेंस करने के काबिल राजा साहब, है या नहीं। आप नहीं समझते, आप जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल इख्तियार चीफ जस्टिस साहब का है, लेकिन जिसके बारे में रेफरेंस आ रहा है उसी को ही इख्तियार है कि वो उन लोगों को डिसाइड करे जिन्होंने उसके खिलाफ फैसला देना है। इस कानून को आप नहीं समझते कुछ नज़रसानी की ज़रूरत है, कुछ बेहतरी की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली नहीं समझता। आप क्या समझते हैं कि जी वो अगर चीफ जस्टिस साहब किसी जज पे, क्या आप समझते हैं कि जी वो कोई बायस्ड होता है सुप्रीम कोर्ट का जज, या वो कोई पार्टीजन होता है? वो खुद नहीं बैठ रहे। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, हम अगर किसी के बारे में कहें कि जी उसको बिठा दिया, यही तो हमारे यहाँ एक नॉनसेंस किस्म की बात हो रही है कि जी वो जज तो फलाना जज उसका, तो ये जज उसका, दे ऑल आर इक्वल। और आईन पाकिस्तान 5 मेंबर्स की जजमेंट है जिसमें क्लियरली कह दिया गया है कि जी मुख्तसरन राज साहब टाइम ख़त्म हो रहा है। ये फरमाए 4 अप्रैल का जो फैसला था वो ख़त्म हो गया, 14 मई गुजर गया, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? ब्रीफ कमेंट राजा साहब। जी वेरी ब्रीफली आई वुड से कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि हमारी पहली जो प्रायोरिटी है वो इलेक्शंस करवाना है, हम डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर की तरफ नहीं जाएंगे। वो जो उनकी पहली प्रायोरिटी थी इलेक्शन करवाने की, वो तो खत्म हो गई। अब जो सेकंड पार्ट उसका रह गया है, दैट इज डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑब्वियसली अब वो अमल में आएगा, कब आएगा? जी ठीक है, रिव्यू पिटीशन आ गया है, रिव्यू के जैसे ही खत्म होगा। टाइम खत्म हो गया है राजा साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, इरशाद साहब, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।